नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आरक्षण पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान से नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। संघ के मुखपत्र पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर में दिए इंटरव्यू में मोहन भागवत ने यह कहकर नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण नीति पर पुनर्विचार होना चाहिए। भागवत ने यह भी कहा कि जातिगत आरक्षण का अभी तक दुरुपयोग किया गया और इसे पार्टियों ने एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। भागवत के बयान पर सबसे ज्यादा आपत्ति जाति की सियासत करने वाली पार्टियों ने उठाई है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने तो यहां तक कह दिया कि मां का दूध पिया है तो आरक्षण खत्म करके दिखाएं। लेकिन कांग्रेस के अगड़ी जाति के नेता मनीष तिवारी ने भागवत की बात का समर्थन कर कांग्रेस की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। उधर बीजेपी जुदा राय रखते हुए आरक्षण पर पुनर्विचार की मांग ठुकरा रही है। बिहार चुनाव से पहले आरक्षण के मुद्दे पर सियासी पार्टियां फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। अब सवाल यह है कि आरक्षण पर मोदी के मौन पर भी सवाल उठ रहा है और इसीलिए हमारा आज का सवाल है कि क्या जाति के आधार पर आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। सवाल यह भी है कि क्या देश से आरक्षण खत्म कर देना चाहिए या खत्म करना चाहता है संघ। और सबसे अहम सवाल, आखिर आरक्षण के मुद्दे पर मौन क्यों है मोदी। तमाम सवालों के हम जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। पटेल नेता हार्दिक पटेल की ओबीसी आरक्षण की काट अभी मोदी सरकार ढूंढ ही रही थी कि संघ के मुखपत्र पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर में आए संघ प्रमुख मोहन भागवत के इंटरव्यू ने आरक्षण पर नई बहस छेड़ दी है। मोहन भागवत ने अपने बयान में आरक्षण की नए सिरे से समीक्षा करने की वकालत की है, जिसके बाद से सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। संघ प्रमुख ने अपने इंटरव्यू में कहा है, लोकतंत्र में हितों के आधार पर समूहों का गठन होता है क्योंकि हम तमाम तरह की महत्वाकांक्षाएं रखते हैं, लेकिन इसी दौरान हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते किसी और वर्ग के हितों को नुकसान न पहुंचाएं। ये आरक्षण पर जो ज्यादा पशुपेश में कांग्रेस दिख रही है क्योंकि कांग्रेस के अगड़ी जाति के नेता मनीष तिवारी को आरक्षण की समीक्षा पर कोई ऐतराज नहीं दिख रहा। मनीष तिवारी भागवत के सुर में सुर मिलाकर आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत कर रहे हैं। इससे बेहतर तो ये रहेगा कि जात, समुदाय, धर्म से ऊपर उठकर आरक्षण का जो बेसिस है, आरक्षण का जो मूलभूत आधार है, उसको आर्थिक बना देना चाहिए। और अगर आरएसएस भी उसी ख्याल का है तो ये वास्तविकता है। आरक्षण पर संघ प्रमुख के बयान पर बीजेपी खुलकर बोलने से बच रही है, लेकिन एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरक्षण मुद्दे पर मोदी की चुप्पी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की इसमें इनकी राय क्या है, क्योंकि ये तो इनके आइडियोलॉजिकल गुरु हैं मोहन भागवत। प्राइम मिनिस्टर की राय क्या है, प्राइम मिनिस्टर क्या इस बात को सही समझते। हम डिमांड कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि वो फौरन कास्ट सेंसस को रिलीज करें। और सुप्रीम कोर्ट में क्यों अपील कर रही है मोदी गवर्नमेंट, जब प्रमोशन में दलित को मिल रहा था अपील कर रहे हैं। क्या पॉलिसी है इनकी ये दलित एम्पावरमेंट के बारे में। बिहार चुनाव सिर पर हैं और बिहार में दलित पिछड़ों का बड़ा वोट बैंक है। उधर पटेल आरक्षण की मांग का सरकार अब तक कोई हल नहीं निकाल पाई है। इस बीच संघ प्रमुख का आरक्षण पर यह बयान मोदी सरकार के लिए किसी मुश्किल से कम नहीं, लेकिन सवाल अभी भी खड़ा है, क्या आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। रमन कुमार के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। ये पॉलिटिकल हॉट पोटैटो है ये सवाल, और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस के मुकेश नायक मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, संघ के विचारक राकेश सिन्हा हैं, मेरे साथ चंद्रभान प्रसाद दलित चिंतक स्टूडियो में मौजूद हैं, और साथ ही साथ आरजेडी यानी कि लालू की पार्टी के तेज तर्रार नेता मनोज झा भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। डॉक्टर पात्रा, संघ प्रमुख का जो ये बयान है कि आरक्षण के आधार की समीक्षा होनी चाहिए, आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, पूरे विषय को पर्सपेक्टिव में देखना होगा कि संघ प्रमुख माननीय मोहन भागवत जी ने ये कहां पे कहा है और क्यों कहा है। ये जो इंटरव्यू आप दिखा रहे हैं, ये इंटरव्यू इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, चूंकि दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म तिथि आ रही है 25 तारीख की, उससे पहले उनका जो एकात्म मानववाद का जो पूरा कंसेप्ट है उसके ऊपर कहा है, और खास करके उसमें अंत्योदय
कि जो पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति है उसका भला कैसे हो सकता है, उस संदर्भ में ये कहा गया है। संदर्भ को छोड़िए डॉक्टर पात्रा, सीधी सीधी बात जो लिखी हुई है, 3 लाइनें हैं यहाँ पर। संदर्भ जानना जरूरी है। बिल्कुल, ऑर्गेनाइजर का ये इंटरव्यू है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन में जो वो कह रहे हैं, वी बिलीव form a committee of people genuinely concerned for the interest of the whole nation and committed for social equality, including some representatives from the society. They should decide which categories require reservation and for how long. सीधे सीधे समीक्षा की बात हो रही है। मैंने कहा ना, केवल 3 लाइन पढ़ने से आप उसका भावार्थ न निकालें, आप पूरे पर्सपेक्टिव को देखिए। अंत्योदय के विषय में बात हुई है। हाँ, अंत्योदय के विषय में देखिए कि उन्होंने कहा है शुरू से अंत तक कि अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है पंक्ति में उसका भला कैसा हो। एडिटिव इफेक्ट है, जो अभी रिजर्वेशन मिल रहा था वो तो अच्छा ही है। समीक्षा होनी चाहिए कि नहीं? अच्छा ये बताइए ना, उसमें किसी प्रकार की परिवर्तन की बात सीधा सीधा मुझे जितनी अंग्रेजी समझ में आती है, जितनी मेरी राजनीतिक समझ है, उन्होंने डॉक्टर पात्रा थोड़ी अंग्रेजी आती है मुझे समझ में। हाँ, इस डिस्क्लोजर के साथ और थोड़ी राजनीतिक समझ भी है। उसके बाद मैं बोल लूंगा जी। और थोड़ी राजनीतिक समझ भी है। क्या सीधे सीधे संघ प्रमुख मोहन भागवत समीक्षा की बात नहीं कर रहे हैं कि जो विजन था, जो सोच थी हमारे संविधान के। आप कोई बात नहीं, हड़बड़ाइए मत। मैं इन चीजों से नहीं घबराता हूं जो आप मुझे थोड़ा डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने मुद्दे से नहीं हटूंगा। जो संविधान निर्माताओं की जो विजन थी उस तरह से आरक्षण नहीं चला है और एक नॉन पॉलिटिकल लोगों की कमेटी बननी चाहिए और राजनेताओं का इस्तेमाल सिर्फ उसे सुपरवाइज ईमानदारी से उसके कार्यान्वयन पर होना चाहिए, ये कह रहे हैं संघ प्रमुख। आपका पूरा हो गया है, मैं बोल सकता हूं या बीच में फिर आप बोलेंगे? जी जी बोलिए, घबराइए मत। जी नहीं, मैं घबराता नहीं हूं, मैं बिल्कुल घबराता नहीं हूं, सत्य घबराता नहीं है। नंबर 1, उन्होंने कहा है कि एक समिति होनी चाहिए गैर राजनीतिक लोगों का। बिल्कुल। उद्देश्य क्या है कि जो राजनीतिक लोग रिजर्वेशन को लेकर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं वह नहीं होना चाहिए। हर चीज में राजनीति नहीं घुसनी चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन शुड गो। जो बेनिफिट्स हैं वो सही जगह पहुंचे, गंतव्य स्थान तक पहुंचे। उसके पीछे एक उदाहरण जो नहीं हो रहा है तो उसकी समीक्षा करेगी क्या सरकार? मेरा सवाल सीधा, समीक्षा करेगी क्या सरकार? और सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मेरी पहली हेडलाइन भी डॉक्टर संबित पात्रा, आप ही के केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साफ कर दिया, पुनर्विचार नहीं होगा। ये दरअसल बिहार चुनाव के चलते ये एक फौरी प्रतिक्रिया है क्या? बिहार के बाद सुर तो नहीं बदल जाएंगे कि संघ प्रमुख ने हमें ये दिशा दिखाई, अब हम इसको रिविजिट करते हैं। बिहार के बाद तो नहीं करने लगेंगे। देखिए संदीप जी, आपको याद होगा जब ये सरकार बनी थी मई 2014 में, उससे ठीक 10 दिन पहले आप लोग तमाम लोग डिबेट कर रहे थे कि आप लोग तो एंटी मुस्लिम है। क्या ऐसा होगा कि आप लोगों की सरकार बनने के बाद माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जो है वो गायब हो जाएगी, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनेगी ही नहीं? आपको ध्यान होगा। उसके बाद क्या हुआ? कहां गई माइनॉरिटी मिनिस्ट्री? बनी हुई है ना। सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? का प्रोपेगेंडा फैलाना कुछ लोगों का काम है। लालू प्रसाद, मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ। बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। लालू प्रसाद यादव जो अपने हार को रिटन ऑन द वॉल्स देख रहे हैं, स्वाभाविक आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, आरक्षण के आधार की समीक्षा होनी चाहिए। बीजेपी का रुख क्या है? संघ प्रमुख जितना मैंने समझा है वो कह रहे हैं समीक्षा होनी चाहिए, इट इज हाई टाइम। मुझे लगता है आप, चूंकि आपने कहा कि आप पूरी राजनीतिक समझ रखते हैं और आप टीवी देखते हैं, तो आपने रविशंकर प्रसाद जी को तो सुना ही होगा। हाँ। अच्छा, आपने थोड़ा सा सुना रविशंकर प्रसाद जी को या पूरा नहीं, थोड़ी राजनीतिक समझ है तो आप समझ जाएं। थोड़ी राजनीतिक समझ रखता हूं, बाकी आपसे मैं दिशा निर्देश लेता रहता हूं, थोड़ी जानकारी बढ़ाता रहता हूं। नहीं, दिशा निर्देश मेरी लेने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और मुझे लगता है आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर देखा होगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का मत क्या है वो बड़े स्पष्ट रूप से रविशंकर प्रसाद जी ने कह दिया है। राकेश सिन्हा, मैं गलत रीड कर रहा हूं क्या संघ प्रमुख बिल्कुल सीधे बिना लार लपेट के शब्दों में कह रहे हैं कि आरक्षण के आधार की अब समीक्षा होनी चाहिए, पुनर्विचार होना चाहिए?
देखिए, संघ के बारे में कम जानकारी से कभी कभी या संघ के बारे में राजनीतिक दृष्टि से सोचने के कारण बहुत गलतफहमियां होती हैं। मैं किसी को दोष नहीं देता हूं। संघ ने अपने अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में लगातार 2 बार प्रस्ताव पारित किया, जिसे मोहन भागवत जी ने आज 5 जन ऑर्गेनाइजर के साक्षात्कार में कहा। उन्होंने संघ के लाइन को बताया। उस प्रस्ताव में क्या था मैं बता दूं। उस प्रस्ताव में 2 बातें साफ थी। पहली बात यह थी कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए जो आरक्षण है वो इंटैक्ट रहना चाहिए, जब तक उनको मेन स्ट्रीम का हिस्सा हम न बना दें, जब तक उनको लाभ मिलते रहना चाहिए। अब मोहन जी ने जो इस साक्षात्कार में कहा और आगे जो कहा वो ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा गैर राजनीतिक लोगों की एक कमेटी बननी चाहिए, इसमें राजनीतिक लोग ना हो, समाज के सभी स्टेक होल्डर्स हो, सबसे बात हो, सामाजिक सरोकार वाले लोग हो, उसके आधार पर हम आरक्षण पर डिबेट करें। क्या कोई परिपक्व राष्ट्र, परिपक्व समाज किसी विषय पर डिबेट करने से भागेगा? तो वो डिबेट और समीक्षा में फर्क क्या है? अब हम सिमेंटिक्स में ना घुसे, राकेश सिन्हा, सिमेंटिक्स में ना घुसे। आप उसे कह रहे हैं कि डिबेट कर लीजिए, कि संघ प्रमुख कह रहे हैं डिबेट कर लीजिए। मैं कह रहा हूं वो समीक्षा की ओर इशारा कर रहे हैं। बात तो वही हुई ना। मैं यहाँ एक बात कहता हूँ संदीप जी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय तक चले जाइए, जो विज्ञान के विषयों में शिक्षकों की जब मांग होती है तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के टीचर्स नहीं पहुंच पाते हैं। क्या ये समीक्षा का विषय नहीं है कि आजादी के 60 साल के बाद भी हमारे वंचित लोग आज विज्ञान के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उद्योगपति नहीं बन पा रहे हैं? क्या समीक्षा का मतलब नकारात्मक होता है? समीक्षा का मतलब सकारात्मक होता है। तो बैकफुट पर क्यों चली जाती है सरकार? अंतिम व्यक्ति तक आरक्षण सरकार हड़बड़ाने क्यों लगती है? उन्हें मुख्य क्योंकि ये पॉलिटिकल हॉट पोटैटो है। और मैं लालू यादव को बता देना चाहता हूं, जिन्होंने कहा अजगर के मुंह में हाथ उंगली डालने से उंगली चबा जाते हैं। लालू जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा हुआ संगठन है। अनुसूचित जाति जनजाति में जितना संघ का सामाजिक आधार फैला है, समाज के पिछड़े वर्गों में संघ का सामाजिक आधार फैला है। संघ की अपील आज वहां जा रही है। संघ राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा के पक्ष में है, तो यह पक्ष किसी जाति के विरोध में नहीं है, किसी आरक्षण के विरोध में नहीं है। आरक्षण का लाभ सही तरीके से मिले और रैट रेस नहीं हो आरक्षण के लिए। सभी राज्यों में सभी जाति के लोग आरक्षण के लिए रैट रेस रहे हैं। सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं और आरक्षण के लिए भीड़ बढ़ रही है, तो इसको उन्होंने डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स से जोड़ना चाहिए। देखिए, मनमोहन वैद्य का जो अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख है, अब सुनिए तो दिलचस्प बात हो रही है। मनमोहन वैद्य जो कि अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, अभी हम चर्चा ही कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ये साक्षात्कार आरक्षण विषय पर नहीं वरन एकात्म मानव दर्शन के संदर्भों में था, अतः उन्हीं अर्थों में इसे देखना चाहिए। जो मैंने अभी बिहार का ही जिक्र किया था राकेश सिन्हा, ये हार्दिक पटेल फैक्टर भी तो नहीं है इसके पीछे जी। ये खेल कुछ बढ़ तो नहीं गया है, इसलिए बयान भी आ जाता है, फिर उस पर सफाई भी आ जाती है। ये सफाई भी आ गई। अमूमन इतना जल्दी आरएसएस से कोई किसी बात पर सफाई नहीं आती। संघ प्रमुख ने जो कह दिया। संदीप जी मेरी बात, मैं यहाँ 2 ही बात रखूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधि सभा ने जब प्रस्ताव पारित किया तो बिहार चुनाव की कोई सुगंध नहीं दिखाई थी लोगों में, बिहार चुनाव की कोई चर्चा नहीं थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चुनाव को मद्देनजर रख के कोई कार्य नहीं करता। हार्दिक पटेल, दीनदयाल उपाध्याय जी की 100वीं वर्षगांठ पर नहीं, देखिए दीनदयाल जी के 100वीं वर्षगांठ पर एकात्म मानववाद के संदर्भ में कैसे समाज के वंचित लोगों को मुख्य धारा में लाया जाए, कैसे उनका एम्पावरमेंट किया जाए। इंटाइटलमेंट की आवश्यकता नहीं, एम्पावरमेंट की आवश्यकता है। कैसे एक शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति बायोटेक्नोलॉजी तक पहुंचे, कैसे शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति शेयर मार्केट तक पहुंचे, कैसे एक शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति, शेड्यूल ट्राइब का व्यक्ति उन विज्ञान के विषयों में जहाँ वैकेंसी रहती है टीचर्स की, उस जगह पर दूसरे लोग काम करते हैं। तो आज रिजर्वेशन का रिव्यू आप नहीं करेंगे, डिबेट नहीं करेंगे, समाज के स्टेक होल्डर से बात नहीं करेंगे। बात यही कह रहे हैं ना कुछ लोगों कि अगड़ों में भी लोग कमजोर हैं, लोग ऐसे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाती, तालीम नहीं मिल पाती, अगड़ों में भी तो पिछड़े हैं। मेरा कॉन्टेक्स्ट, मैं उसी ओर इशारा कर रहा था। मैं यही बोध देख रहा था। राकेश सिन्हा और डॉक्टर संबित पात्रा ने, मुकेश नायक, अभी तक जो बात समझाई मुझे, जो विश्लेषण किया संघ प्रमुख के बयानों का, क्या बात इतनी ही सरल है, इतनी ही सादी है? मुकेश नायक, देखिए, अभी सिन्हा जी ने
दो बातें कही। पहली बात तो ये कही कि आरएसएस के बारे में एक राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाने से भ्रम पैदा होते हैं। मैं उनसे विनम्रतापूर्वक ये पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी की सरकार आरएसएस का अनुसांगिक संगठन है या नहीं है? अगर आरएसएस राजनीति नहीं करती है तो जहां हर राज्य में जो संगठन मंत्री आरएसएस के द्वारा दिया जाता है, पूरी बीजेपी पर, पूरी सरकारों पर उसका नियंत्रण क्यों होता है? जरा ये बताएं। दूसरी बात, आपने कहा कि समीक्षा को रचनात्मक ढंग से, सापेक्ष ढंग से लेना चाहिए। समीक्षा का क्या अर्थ है? आरक्षण इसलिए दिया गया था कि सामाजिक न्याय और आर्थिक उत्थान उसके पीछे मूल भावना थी। एक दलित, शोषित और पीड़ित समाज के लोग आत्मसम्मान का जीवन जी सके, ये मुख्य लक्ष्य रहा है। तो कांग्रेस की नीति क्या है? देखें, चलिए कांग्रेस की बात करते हैं ना मुकेश बदल बाबू। जाता। मुकेश बाबू, कांग्रेस की बात करते हैं। आरक्षण के आधार पर समीक्षा होनी चाहिए क्या? आपका स्टैंड क्या है? मैं इनका जवाब दे दूं? एक मिनट राकेश जी, एक मिनट, मैं आ रहा हूं। राकेश जी एक मिनट रुकिए। मुकेश बाबू, कांग्रेस क्या आरक्षण के आधार की समीक्षा करवाना चाहेगी? संदीप जी, राकेश जी एक मिनट रुक जाइए प्लीज 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 सेवा दल काम कर रहा है? प्लीज क्या वामपंथी काम कर रहे हैं? राकेश जी, क्या जनता दल काम कर रहा है? राकेश जी एक मिनट रुक जाइए। में आरएसएस, राकेश जी मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, डेवलपमेंट। राकेश जी मैं गुजारिश कर रहा हूं, मैं आपकी बात दर्शकों तक पहुंचाने नहीं दूंगा। मैं गुजारिश कर रहा हूं आपसे। मुकेश बाबू, क्या कांग्रेस आरक्षण के आधार की समीक्षा के पक्ष में? आपसे मेरा सीधा सवाल। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस चाहती है कि आरक्षण यथावत रहे, आरक्षण जारी रहे और आरक्षण सामाजिक न्याय, आर्थिक विषमता को समाप्त करने का मूल मंत्र है। इसलिए इस पर समीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में अब मुझे ये बताइएगा, आपके मंत्री भी रहे हैं, प्रवक्ता भी रहे हैं बहुत लंबे वक्त तक। मनीष तिवारी जब ये कहते हैं गरीबी सबसे बड़ा पिछड़ापन है, अब समय आ गया है कि इस बात पर पुनर्विचार होना चाहिए कि 21वीं सदी में आरक्षण प्रासंगिक है कि नहीं और आरक्षण का क्या आधार होना चाहिए। सबसे बेहतर यह होगा कि जाति, समुदाय, धर्म से उठकर आरक्षण का जो मूलभूत आधार है उसे आर्थिक बना देना चाहिए। मनीष तिवारी। जितेंद्र प्रसाद ने एक चिट्ठी लिखी है मधुसूदन मिस्त्री, जो आपके महासचिव हैं, जिसमें वो मंडल पॉलिटिक्स को रिविजिट करने की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं देयर सीम्स टू बी अ ग्रोइंग एलियनेशन, ये अंग्रेजी में चिट्ठी लिखी है, उसका एक हिस्सा आपको बता रहा हूं। देयर सीम्स टू बी अ ग्रोइंग एलियनेशन अमंग्स द अपर कास्ट पुअर who feel that no party represents their concerns and anxieties. Articulating and addressing these concerns will not only be crucial for Congress revival in Uttar Pradesh, but would be essential to resurrect the declining legitimacy of the social justice regime. Quote unquote. मेरे सूत्र मुझे ये बता रहे हैं कि एक तरफ हार्दिक पटेल ने बवाल काटा हुआ है, दूसरी तरफ बिहार के चुनाव सर पर हैं। ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। इत्तेफाक रखते हुए कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा ये मानता है पॉलिटिकल यहां पर नुकसान हो जाएगा, इन पर चर्चा करेंगे या बात उठाएंगे तो। देखिए, मैं इस विषय पर यह कहना चाहता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल में और राजनीतिक दल के अलग अलग नेताओं और व्यक्तियों में एक विचार बहने की प्रक्रिया होती है और किसी भी राजनीतिक दल का जो मूल मंतव्य है उससे अलग हटके किसी व्यक्ति की एक वैचारिक उड़ान हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि आरक्षण की समीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते यह मेरा बिल्कुल अधिकृत बयान है। बिल्कुल, और मधुसूदन मिस्त्री भी कह रहे हैं ऐसी चिट्ठी आई नहीं है। चंद्रभान प्रसाद, ये आरक्षण का मुद्दा दरअसल ऐसा है क्या, वही मैंने शुरू में कहा, पॉलिटिकल हॉट पोटैटो है। आप इशारे भी करते रहेंगे लेकिन कदम उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि इस देश की एक विडंबना ये है हर साल किसी न किसी सूबे में चुनाव हो रहे होते हैं और आरक्षण एक बड़ा चुनावी मुद्दा हो जाता है। मंडल के पहले दलितों और आदिवासियों के आरक्षण पर समाज में एक कंसेंसस थी। मंडल के ऊपर कंसेंसस नहीं है। मंडल के भीतर ही एक ही दलित मेंबर थे, LR नाइक महाराष्ट्र के।
उन्होंने कहा कि ओबीसी में दो श्रेणियां हैं, एक आर्टिजन ओबीसी, कहार कुम्हार वगैरह, और एक किसान ओबीसी। एक किसान ओबीसी थोड़ा सा अत्याचार वगैरह भी करते हैं, इनमें दो, इनके कोटे को अलग कर दिया जाए। तो जो बिहार का इलेक्शन है और मोहन भागवत का जो ये बयान है, वहां पर मंडल पॉलिटिक्स में दो फाड़ हो रहे हैं। और अभी लालू जी ने जो कहा है और जो हार्दिक पटेल कह रहे हैं, लालू जी ने कहा है कि अजगर के मुंह में हाथ डालोगे तो कुछ ऐसा धमकी। तो इसीलिए तो सब घबरा रहे हैं ना। कांग्रेस में भी आवाजें उठ रही है, पर सवाल लेकिन कहा जा रहा है अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सवाल ये है कि सर संचालक सीधा एक संकेत दे रहे हैं, लेकिन नहीं, अभी नहीं। तो सर सवाल ये है कि अगर लालू प्रसाद और उनकी जाति, उनका सामाजिक खेमा अजगर है, तो अजगर को आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ती है? आरक्षण उसके लिए बनाया गया है कि जिसको स्कूल जाने से रोका गया। 1854 के बाद पूरे देश में दलितों के स्कूल में जाने पर दंगे हुए। अभी 2 महीने पहले एक दलित दूल्हा घोड़ी पर जा रहा था तो उस पर हमले हुए, पत्थरबाजी हुई। 2 दलित प्रतापगढ़ में IIT में जनरल कोटे चले गए तो शाम को गांव वाले मिलकर उनके घर पत्थर मारे। तो जिस समाज के साथ इस तरह की यातनाएं आज हो रही हैं, 100 साल पहले, 50 साल पहले कैसा रहा होगा? तो अगर कोई पुनर्विचार होना है आरक्षण पर, तो यही होना है कि होना चाहिए, वक्त आ गया है कि दलित समाज का जो मिडिल क्लास है उसको प्राइवेट सेक्टर में भेजो, दलित समाज का जो अंडर क्लास है उसको सरकार में लाओ। समीक्षा होनी चाहिए, आप ये मानते हैं? वक्त आ गया है। ओबीसी में जो गलती से घुस गए आरक्षण में, उनको बाहर निकालना चाहिए, उनको बाहर। तो समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन ये अजगर की बात क्यों आ जाती है? मनोज झा, ये आपसे सवाल होगा। माफी चाहूंगा, इस सेगमेंट में आपसे कोई सवाल नहीं पूछ पाया, लेकिन अगला सेगमेंट आप ही से शुरू करूंगा। सबसे बड़ा सवाल में चर्चा ये हो रही है कि क्या आरक्षण के आधार की समीक्षा होनी चाहिए। ऐसे संकेत मिले ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य में मोहन भागवत, संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयानों से, लेकिन अब सफाई भी आ गई है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सरकार ने कह दिया है पुनर्विचार नहीं होगा आरक्षण के आधार को लेकर। तो ऐसे में मनोज झा, क्या यह माना जाए, आपके नेता ने कह दिया अजगर के मुंह में हाथ डालने की कोशिश मत करना, ये एक ऐसा औजार है आरक्षण, और हर साल हमारे देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते ही हैं, कि इस बर्रे के छत्ते में कोई हाथ डाल ही नहीं सकता। राजनीतिक नफे नुकसान की बात आड़े आ जाती है, तो समीक्षा की बातें हैं, ये ट्रायल बलून की तरह ही फ्लोट होगा, ये कभी हकीकत नहीं बन सकती। मैं अपनी बात रखूं संदीप जी? जी। हाँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आरक्षण पर जो भी लोग टिप्पणी दे रहे हैं, खासतौर पर सर संघ चालक, मैं उनसे गुजारिश करूंगा दोनों हाथ जोड़ करके कि वो संविधान सभा की बैठकों के सारे वॉल्यूम को एक बार देख लें, पढ़ लें, तो उससे फिर उनको समझ होगी कि आधार पर चर्चा करने और समीक्षा करने के क्या आधार होने चाहिए। उसके बिना एक सांस्कृतिक संगठन है, आज तक मैं जानता था, जो बार बार RSS के लोग कहते थे, तो फिर क्यों इस तरह के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विषयों पर आप सरकार को या बाकी लोगों को कहते हैं, प्रबुद्ध समाज को, सिविल सोसाइटी को, कागज पर चर्चा करें। दूसरी चीज एक संदीप जी मैं कहना चाहता हूं, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, आरक्षण की चर्चा ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम नहीं है। और अभी मैंने पिछले दिनों भी कहा था कि कई नेता कांग्रेस के भी हैं, भाजपा में तो भरे पड़े हैं, जो कहते हैं गरीबी की कोई जात नहीं होती है। तो साहब हमें बता दीजिए, ऐसा क्यों है कि जातिगत हिरार्की में जब ऊपर जाते हैं तो गरीबी घटती है, नीचे जाते हैं तो गरीबी बढ़ती है? इसका मतलब गरीबी और जाति का कोई संबंध है? स्वामित्व, भूमि के स्वामित्व का जाति से कोई संबंध है? आप सिर्फ एक एलिबाई के रूप में जातिगत आरक्षण को खत्म करने की अक्सर वकालत वैसे लोग करते हैं जिनको एक कुलीन सोच के तहत वो चाहते हैं जो उनकी मध्ययुगीन सुविधाएं थी उस पर वो काबिज हों। दूसरी तरफ मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, एक नव उदारवादी दौर में आ चुके हैं। सरकारी उपक्रम में नौकरियां नहीं है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इंश्योर्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर नौकरियां नहीं है तो नव उदारवादी दौर में अगर सरकार संसाधन उपलब्ध कराती है निजी उपक्रमों को, तो उनको इस बात के लिए भी तैयार करना होगा आपको कि आप निजी क्षेत्र को भी आरक्षण के दायरे में लाइए। तो तैयारी में कितना वंचित समाज के लोग, आपकी बातों से इत्तेफाक रखते हुए कड़वी बात पूछता हूं, नहीं, आपकी बातों से इत्तेफाक रखते हुए मैं कड़वी बात आपसे पूछता हूं कि सर इसमें वक्त कितना लगता है? 30 सेकंड। जब हमारे संविधान निर्माताओं की आप बात करते हैं तो उसमें भी एक समय सीमा थी,
लेकिन अब तो यहाँ पर राजनीतिक ताकत, जो शब्द बोल रहे हैं ना आपके अध्यक्ष, माँ का दूध पिया है तो हटाकर दिखाओ, संदीप जी, ये तो राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करने का मंच हो गया ना आरक्षण का मुद्दा। संदीप जी, अगर इतना लंबा प्रश्न पूछा है तो मुझे 30 सेकंड का मौका दीजिए। आपने मुझे मेरी बात खत्म नहीं करने दी। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं, वो जो तय सीमा की बात करते हैं, आप वापस जाके पढ़िए। वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के संदर्भ में था, वो कि लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट में कि हर 10 वर्ष पे रिव्यू होगा। कभी भी सरकारी नौकरियों और सरकारी उपक्रम में आप कब खत्म होगी उसके लिए कोई तय वक्त नहीं था। दूसरी बात, अगर समता मूलक समाज बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध नहीं है, अगर राज्य की नीतियां असमानता को बढ़ावा दे रही है, अगर पूंजी और उसकी लहर निर्धारित कर रही है कि कौन कहां खड़ा होगा, तो हुजूर जब तक समता मूलक समाज नहीं बनेगा तब तक तमाम वंचित समाज के लोग आपसे और अधिकार की मांग करेंगे। और रिजर्वेशन सिर्फ एक टूल मिला है, अफर्मेटिव एक्शन का दायरा बहुत बड़ा है, जिस दायरे में से अभी कुछ भी उपलब्ध नहीं हुआ है, हम उस दायरे की भी मांग करेंगे। और ये संबित पात्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, मनोज, ये भीख की संबित पात्रा होगी जी। संबित जी, मुझे जरा 30 सेकंड दीजिएगा अनइंटरप्टेड। मैं एक महत्वपूर्ण बात रखूंगा। आज देखिए, रिजर्वेशन को लेकर किस प्रकार की घिनौनी राजनीति होती है वो आज लालू प्रसाद यादव जी के बयान से ही क्लियर हो गया। उन्होंने रिजर्वेशन को अजगर कहा। बताइए, कहां नन्ही चिड़िया कहनी चाहिए थी? वो एक नन्ही सी चिड़िया है जिसको बचाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा वो अजगर है। अजगर है, उसके मुंह में हाथ डालोगे तो हाथ पिस के रह जाएगा, हाथ कट के रह जाएगा। आप बताइए, अगर रिजर्वेशन अजगर होता तो हम दलित, वंचित, पिछड़े वर्ग, महादलितों धमकी का ही तो असर है के रूप में देखें। संबित पात्रा, उनको वैसे संबित पात्रा, ये राजनीतिक धमकी का ही तो असर है कि सफाई भी आ गई, आरएसएस की भी, और केंद्रीय मंत्री ने कह दिया नहीं कोई पुनर्विचार नहीं होगा। संदीप जी, मुझे एक मिनट, इसका जवाब देते, मैं आ रहा हूँ आपके पास। एक सेकंड, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। आप लोग थोड़ा सा तो मुझे बोलने दीजिए। बिल्कुल। आप देखिए, आपको याद होगा LIC का एक साइन होता है, योगक्षेमम वहाम हम, बीच में टिमटिमाता हुआ दिया और दोनों तरफ से बचाता हुआ हाथ। यह है रिजर्वेशन। सरकार का काम होना चाहिए बिना राजनीति में पड़े हुए दोनों तरफ से हाथ रखे हुए उस टिमटिमाते हुए दिए को बचाना, ना कि इस दिए को अजगर का स्वरूप देना। यह अजगर का जो स्वरूप दिया है ना, उससे राजनीतिक मनस्थिति की पता चलती है। और दूसरा, अगर समाजवाद में सुधार आना है तो चारावाद बंद होना चाहिए। जहां चारावाद है वो समाजवाद की बात ना करे। तीसरा, आपने जो मुझसे कहा संघ ने इतनी जल्दी सफाई क्यों दे दी है, तो मैं बताता हूं, झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। जगजीत सिंह को याद करते हुए बोलता हूं, ये सब झूठ बोलते रहेंगे और ये वर्ष चले गए जब हम चुप होकर झूठ सुनते रहेंगे। अब हम जल्दी से जल्दी सच को आपके सामने लेकर भी आएंगे। दोहरी मार पड़ रही है संवेद, हार्दिक पटेल फैक्टर है गुजरात का, इधर आरक्षण की बात, कहाँ ये दिया आप उसको कि उसकी लॉ आप बचा नहीं रहे, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। और यही आरोप आप पर भी है मनोज झा जी, वो दिए को बचाया नहीं जा रहा, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। अगर आपने सवाल पूछा तो मैं जवाब दूं। संबित जी कई दफा बहुत गैर शालीन टिप्पणी कर जाते हैं। चारा, अक्सर जब एक गंभीर विषय पे बात होती है तो उनके पास और कुछ कहने का ना हो तो वो चारा बोलें। तो मैं उनको कहूं कि मैं भी आधुनिक नीरों की चर्चा करूं। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी थी जो 2 जजों की, उस पर विमर्श हो। बहस आज हो रही है आरक्षण पे, और चूंकि आरक्षण को लेकर के भाजपा का बिल्कुल कुरील चिंतन रहा है, जो इनके विचारधारा के पूर्वज थे। मैं बार बार कह रहा हूं, संविधान सभा की बैठकों को पढ़िए, आपको स्पष्ट होगा। और अजगर की व्याख्या बड़े अद्भुत तरीके से आप कर रहे हैं। जब अजगर कहा गया ना, तो वंचित समाज के आकार की चर्चा की गई थी कि उसका आकार वो 3/4 से ज्यादा है। 3/4 की हकमारी 10% लोग तय करेंगे। कौन सा मुल्क बनाना चाहते हैं साहब कि पश्चिमी तट पर बैठे उद्योगपति ने कहा कि यही सेंसेक्स के उतार चढ़ाव से विकास होगा, आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अक्सर संघ चालक उनके पक्ष में खड़े हो गए। हाँ साहब, आरक्षण के आधार की चर्चा करो, चर्चा करिए, लेकिन जातिगत आंकड़े वापस लाइए, सब सामने लाइए। उसके आधार पर हम देखेंगे कि किन जातियों का स्वरूप क्या है, दिहाड़ी मजदूर कौन है। जब इस पर चर्चा होगी ना तो मनोज झा जी देखिए, ये पब्लिक जो है ना, ये सब जानती है, जो नेता बन जाते हैं आरक्षित समाज के, उनका तो विकास बहुत जल्दी हो जाता है। वो लोग वहीं के वहीं दबे रह जाते हैं, इसलिए आवाज लगातार बुलंद भी होती रहती है। और जहां पर समीक्षा की बात उठाई भी जाए और
मुकेश नायक साहब, सवाल आपसे है इस बार। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, 78 में आया था मंडल कमीशन लागू, आपके टाइम पर नहीं हुआ, 10 साल तक आपकी सरकार रही बीच में। आपके यहां अगर बात उठती भी है और अफर्मेटिव एक्शन बिल्कुल होना चाहिए, इस बात को मानते हुए, लेकिन कॉस्ट करेक्शन भी, उसका रिफ्रेशर कॉस्ट भी होना चाहिए, उस पर बातचीत भी होनी चाहिए। इस बात को लेकर सब खामोश या संभल कर क्यों बोलने लगते हैं? मुकेश नायक। नहीं, बातचीत होना चाहिए, संभल कर बोलने की बात नहीं है। अगर जाति आधार पर सामाजिक असमानता है, जाति आधार पर आर्थिक असमानता है, तो जाति आधार पर आरक्षण दिया गया है। अगर सुबह से शाम तक किसी गांव में किसी व्यक्ति से आप कहोगे कि आप छोटे हो, तो उसके जीवन का अर्थ क्या रह जाएगा? आज जो इस आरक्षण की बहस में शामिल लोग हैं, वो पृष्ठभूमि गांव की नहीं जानते हैं कि गांव में एक दलित समाज के लोग कैसे घरों में रहते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कितनी कठिनाइयों, कितने संघर्षपूर्ण जीवन में जीते हैं, उनके सम्मान के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए और सबको समान अवसर देने के लिए। पर यहाँ पर चंद्रभान प्रसाद, देखिए मैं थोड़ी कड़वी बात कर लेता हूँ। जी बात पूरी कीजिए मुकेश बाबू। संबित महापात्रा बीच में प्रलाप करेंगे। नहीं, आप बोलिए, आप पूरी बात कीजिए। नहीं, वो तो हम लोग तो गांव नहीं देखे हैं। राहुल गांधी कौन से गांव के हैं, थोड़ा बोल दीजिए वो भी। देखिए, बहुत लोग मिलकर पार्टी चलाते हैं। मेरे जैसे जनप्रतिनिधि जो 4-4, 5-5 बार से जनप्रतिनिधि हैं, हम सब लोग मिलकर इस पार्टी को चलाते हैं, गांव-गांव में जाते हैं। हमने जो काम किया है दलित, हरिजन और आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के लिए, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज जो भी देश में उनका सम्मान दिख रहा है, आर्थिक विकास दिख रहा है, जो सामाजिक समानता उनके बीच में दिखाई दे रही है, ये कांग्रेस की। चलिए, ये बहुत मीठी बात हो गई। ये मुगली गुट्टी 555 बहुत पिला दी गई है, जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं या देशवासी नहीं जानते देश की हकीकत क्या है। ये बड़ी तस्वीर पर जब हम बात करने लगते हैं ना, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट्स बड़ी आसान लगती हैं। अब मैं चंद्रभान प्रसाद और राकेश सिन्हा से मुखातिब हूं। हकीकत ये भी है, और कड़वी हकीकत, शायद उसमें कोई अपने गिरेबान में झांकने को तैयार नहीं। मैं समुदायों का नाम नहीं लूंगा, जातियों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप जानते हैं बड़े बड़े अलग अलग सूबे, वहां पर किन किन जातियों का राजनीतिक वर्चस्व है। तमाम मलाईदार पोस्टिंग से लेकर चीफ सेक्रेटरी से लेके फलानी अथॉरिटी के चेयरमैनशिप से लेके किसी जिले की कप्तानी से लेकर डीएमशिप से लेके तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन आरक्षण फिर भी जारी है और हम आंख मूंदे बैठे रहते हैं। क्या ये कड़वी हकीकत नहीं है जिसे हमें रिविजिट करना होगा? चंद्रभान प्रसाद, मैं हमेशा ये कहता हूं, पिछले 10 साल से कह रहा हूं कि दलित मिडिल क्लास 3 जनरेशन के बाद आरक्षण से अपने बच्चों को मुक्त कर देना चाहिए, और ताकि बाकी जो दलित अंडर क्लास है, गरीब छूट गए हैं, वो उसमें आए। दूसरा, ओबीसी कैटेगरी से जो किसान जातियां हैं, पूरे देश में दलितों पर जितने हमले होते हैं, आज ये नए ठाकुर ज्यादा करते हैं। और कभी इनसे कहिए कि आपका जो सोशल क्लास है, गांव में दलित को अपना प्रजा समझता है। अब देखिए ना, हार्दिक पटेल क्या कर रहे हैं। पाटीदार समाज, हर 3 में से 1 विधायक बीजेपी का, गुजरात में पटेल वहां की मुख्यमंत्री, डायमंड ट्रेड पटेलों के हाथ में, टेक्सटाइल ट्रेड पटेलों के हाथ में। अब वो पैसे निकाल रहे हैं और धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो जी पिछड़े हैं। आप पटेल और अब यहाँ पर पिछड़ा होना एक वीआईपी स्टेटस हो गया इस देश में। पटेल और लालू के जो बयान हैं, वो अलग नहीं है। पटेल, हार्दिक पटेल ये कहते हैं हम इतने मजबूत हैं कि हम आरक्षण छीन कर लेंगे। लालू बोलते हैं हम अजगर हैं, इसमें हाथ डालोगे तो उंगली काट लेंगे। इनका जो सोशल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो दलितों के साथ कैसा व्यवहार करता है, इसकी कल्पना कर लीजिए आप। राकेश सिन्हा, जब आप एकांत व मानव दर्शन की बात करते हैं, दीनदयाल उपाध्याय का जिक्र करते हैं, उनका सपना यह नहीं था। हम इस कड़वी हकीकत पर बात करने को तैयार क्यों नहीं है राकेश सिन्हा? हकीकत यह हो गई है, जाटों की बात करो, हरियाणा में कहते हैं जी हमें आरक्षण दे दो, सबसे डेवलप्ड स्टेट में से एक, सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम, पर नहीं जी हम तो पिछड़े हैं, पटेलों को चाहिए।
ये कब तक चलेगा तमाशा? जिम्मेदारी से ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। आरक्षण दरअसल ये एकात्म मानव दर्शन का जरिया नहीं, ये सीधी सीधी सूखी बिल्कुल कोरी राजनीतिक ताकत का औजार बन गया है। संदीप जी, उस पर आने से पहले मैं एक छोटी सी टिप्पणी करूंगा। हाँ। कि कम से कम बड़े राष्ट्र नायकों के प्रति टिप्पणी करने से पहले हमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम कहां हैं। कोई मोहन भागवत जी को कहे कि आप संविधान सभा की बहस को पढ़ लीजिए, आप किसका उद्धरण चाहते हैं? मुझसे बात कर लीजिए, नागप्पा का, आप अंबेडकर का। संविधान सभा के किस पृष्ठ पर आरक्षण के बारे में किस व्यक्ति ने क्या कहा, मुझसे पूछ लीजिए। संघ को नसीहत देने से पहले अपने ऐनक में अपनी तस्वीर देख लेनी चाहिए। बहुत आसान होता है मोहन भागवत जी जैसे लोगों के प्रति टिप्पणी करना। ऐसी ओछी टिप्पणी से बचना चाहिए। हमने अपनी सार्वजनिक जीवन को शुरू किया है और हम अपने सार्वजनिक जीवन को शुरू करने में सोनिया गांधी या मोहन भागवत जी या बड़े नेताओं पर ओछी टिप्पणी करें, किसी को शोभा नहीं देता। मेरे सवाल का डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं है। एक दूसरी बात मैं कह दूं, हाँ मैं अब जवाब दे रहा हूं। देखिए, मैंने एक बात कहा, उड़ीसा के ब्रह्मपुत्र विश्वविद्यालय में पीजी के क्लास में एक भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग नहीं आ पाए, पूरी वैकेंसी बनी हुई है। जब हम कहते हैं कि उस पर पुनर्विचार हो, गैर राजनीतिक लोगों के द्वारा हो, तो उसका मकसद होता है कि ओबीसी या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में उस आरक्षण का बेहतरीन लाभ मिले, जिससे कि उन्हें मुख्य धारा में जल्दी लाया जाए और आरक्षण में रैट रेस बंद हो। दूसरी बात, नौ उदारवाद ने जो जाल फैलाया है उसमें राज्य सिमटता जा रहा है, निजी सेक्टर फैलता जा रहा है। तो उस स्थिति में हम क्या करें? किस तरह से असमानता को दूर करें? किस तरह से अवसरों को अधिक से अधिक पहुंचाएं? किस तरह से उन तो कह दीजिए ना अपनी सरकार को, राकेश सिन्हा जी कह दीजिए प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू कर दें। कॉर्पोरेट इंडिया से बड़े फ्रेंडली हैं, कह दीजिए कॉर्पोरेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू हो जाए। देखिए इस सवाल को डक क्यों करते हैं? संदीप जी जब पुनर्विचार की बात कही जाती है और आरएसएस जब कहता है, तो आरएसएस देश देखता है, राष्ट्र को देखता है, चुनाव नहीं देखता है। और कांग्रेस को बता दूं, कह रहे थे कि बीजेपी में संगठन मंत्री क्यों भेजते हैं? आप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अपना लीजिए, हाँ। आप हिंदुत्व को अपना लीजिए। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर पुनर्विचार नहीं होगा, आरक्षण के आधार का समीक्षा नहीं होगी, मेरे पास सिर्फ 15 सेकंड है। संबित पात्रा, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन क्यों ना हो जाए? सवाल को डक क्यों करती हैं सारी सरकारें? इसमें सरकार निर्णय लेगी, लेना चाहिए ना। जब पुनर्विचार नहीं होगा तो प्राइवेट सेक्टर में भी लागू कर दो। वहां पर दायरे व्यापक हो गए हैं, वहां अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है। बोलिए ना। देखिए, हमारा तो मूल उद्देश्य सबका साथ सबका विकास है। तो बोलिए ना प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू करेंगे, ये हमारा विकास है। बोलिए कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू करेंगे। नहीं, इस पे सरकार चिंतन मनन करेगी। यहाँ पे थोड़ी बैठ के पॉलिसी बनता है कि डिबेट में बैठ के पॉलिसी बना दिया। डिबेट का विषय है कि मोहन भागवत जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर नहीं चिंतन मनन करेंगे, वो चिंता मत करिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा, मुकेश नायक, राकेश सिन्हा, मनोज झा और चंद्रभान प्रसाद। आरक्षण चलती आ रही है, चर्चाएं चलती रहेंगी और राजनीतिक इस्तेमाल चुनावों के खास दौरान इसका बदस्तूर जारी रहेगा, इसमें कोई शक व शुबा नहीं।